नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। हमारे डिबेट शो चक्रव्यूह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर इस समय घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद से विपक्षी दल जो हैं वो लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर और आरक्षण को खत्म करने का आरोप विपक्ष की तरफ से सरकार पर लगाया जा रहा है। तो सरकार हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इस बीच अब इस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधित मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया है। साथ ही एससी एसटी आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया है और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस के पद चिन्हों पर ही चल रही है, जो अति चिंतनीय है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। इसी बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव से पहले हमने उस संबंध में बात भी की थी, मिलने की भी कोशिश की, तो उनके यहाँ मेवा लाल हैं। तब उन्होंने टेलीफोन से बात करने से मना किया था। हमारी और उनकी टेलीफोन पर बात हुई, तब हमारा मकसद था लोकसभा उपचुनाव मिलकर लड़ा जाए, आजमगढ़ जीत कर हम दिखा दें। इसी के साथ आरक्षण का मुद्दा सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। आपको बता दें कि आनंद सावरिया नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनूप दीक्षित प्रवक्ता सपा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आरक्षण का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आनंद सावरिया जी आपसे कि आपकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों में है। विपक्ष का आरोप है कि आप लोग ओबीसी का आरक्षण का हक जो है वो मारना चाहते हैं। देखिए अलका जी, विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ है, हताश हुआ है जी। उसको तो कोई ना कोई एक मुद्दा, बगैर मुद्दा होते हुए भी वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है जी। अब देखिए, ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालय ने जो न्याय दिया है, जो डिसीजन दिया है, उसको हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और कर भी चुके हैं जी। देखिए, उसने कोई भी आरक्षण को कैंसिल करने के लिए इतना कोई स्ट्रिक्ट बात नहीं कही है। उन्होंने एक महाराष्ट्र में एक बार हाईकोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट एक फार्मूला है जी। उसके मुताबिक से आरक्षण के बारे में बातचीत की गई है। मेरी सरकार, हमारी सरकार, चाहे वो सेंटर में हो चाहे यूपी में योगी जी के नेतृत्व में, जितने भी ओबीसी है, दलित है, पिछड़े हैं, उन सबके अधिकारों के लिए बहुत ही ज्यादा सजग है। और निकाय चुनाव डेमोक्रेसी की सीढ़ी में पंचायत और निकाय चुनाव बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट अलका जी चुनाव होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इंडिविजुअल के साथ, जो वहाँ के वासिंदे हैं, जो उनके रहने वाले हैं, उनके साथ डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन भी ये माननीय उच्च कोर्ट का उच्च अदालत का निर्णय आया है, उसी वक्त कहा कि हम निकाय चुनाव को थोड़ा डिले कर देंगे, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को किसी तरह से भी खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन आनंद सावरिया जी, वो जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई है कि 3 चरणों में जो ओबीसी आरक्षण का दिया जाता है, जब भी कोई सीट हमें घोषित करनी हो कि आरक्षण है इस पे पिछड़ी जाति का, उसके लिए जो 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, सरकार ये काम करके भी इस मुद्दे को खत्म कर सकती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अलका जी, ये जो ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला बनाया गया है जी, वो एक कमीशन के द्वारा होगा, सरकार नहीं करती है जी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपको एक कमीशन बनाना पड़ेगा और वो कमीशन देखेगा कि दूसरी बैकवर्ड क्लासेस, दूसरी पिछड़ी जातियों का क्या, वो एक न्यायिक प्रक्रिया है
और उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही आश्वासन दिया था और वो एक कमीशन भी गठन कर दिया गया है और हम सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये इत्मीनान रखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सारी जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ कि ओबीसी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ग है। जितने दलित, जितने बैकवर्ड, वो हमारे दिल के बहुत नजदीक हैं और खास करके निकाय चुनाव में पंचायत चुनाव जो होती है वो तो जनता के डायरेक्ट इफेक्ट में आती है। तो इसलिए ये निकाय चुनाव होंगे उससे पहले ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी और ये ओबीसी का आरक्षण उसी तरह से ही लागू रहेगा। विपक्ष दल तो बौखलाया हुआ है, हताशा हुआ है, वो कुछ न कुछ शोर करने के लिए उनको मौका मिलता है। ये पूरी तरह से निश्चिंत होइए, आपके चैनल के माध्यम से ये अलका जी कहना चाहता हूँ कि ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से सुरक्षित है योगी जी के हाथों में। अनूप दीक्षित जी, आप सुन रहे हैं आनंद सवरिया ने क्या बोला कि बीजेपी सरकार में ओबीसी का जो हित है वो सुरक्षित है, आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है। सर्वप्रथम तो अपने बीजेपी प्रवक्ता जी से ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। अभी आनंद जी की बात में बड़े ध्यान से सुन रहा था तो उन्होंने बताया ये बात कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जी। अच्छा, जो प्रेम ये उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लिए दिखा रहे हैं जी, मैं इन्हीं की बात पे इनसे पूछे लेता हूं। उस बात का मुझे अलका जी ये जवाब दे दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जी। संभवतः जो भी नई सरकारें आती हैं हर सरकार अपना आयोग बनाती है जी। उस आयोग को आज तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं दे पाए और ये ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं जी। उसकी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए और उसके बाद आप उसके रिजर्वेशन की ओबीसी रिजर्वेशन की बात करते हैं जी। जवाब दीजिए आनंद सवरिया जी, अनूप दीक्षित जी के सवाल का जवाब दीजिए। मैं अलका जी मैं देखिए अनूप जी की जैसी आदत है, जैसे उनके अखिलेश जी जवाब भाषण देते हैं और जो इनको सूट करता है, ये कह रहे हैं कि हमने आदेश को पढ़ा नहीं है। अनूप जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ती है। आपकी तरह से आनंद जी, मैं आपके शब्दों पे कह रहा हूँ, उसी को आप मान लेंगे। माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है बिना ट्रिपल टेस्ट आरक्षण नहीं होगा। आप लोग को अगर इतनी आरक्षण के इतनी अगर जनता आपको प्यार करती तो आपकी हालात ये ना होती। तो ये मैं आपको जनता का इसमें हमको भाजपा से सीखने की आवश्यकता नहीं है। शायद इसी वजह से 2017 की तुलना में 2022 में हम 130 सीटों में। अनूप जी आपने सवाल पूछा था, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा। ये कृपया करके डिबेट इतनी इम्पोर्टेंट। आनंद सवरिया जी बात रखिए आप अपनी। अनूप जी शांत है, आप अपनी बात रखिए। मैं वही कह रहा हूँ अलका जी, देखिए यूपी की करोड़ों लोगों के बारे में ये बात हो रही है और अनूप जी काफी समझदार प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। ये डिफरेंट बात है कि वो स्टैंड कोई रखते नहीं है, स्टैंड को इतना ढुलमुल रखते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने हाई कोर्ट के डिसीजन को पूरी तरह से अध्ययन करके जो कमीशन जिसको ट्रिपल टी की बात कर रहे हैं वो हर एक स्टेट में अलका जी आरक्षण करने के विभिन्न तरीके होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टी उसके बाद महाराष्ट्र में बताया गया था। तो लोगों ने जो यहाँ ओबीसी आरक्षण किया था वो उनकी जनसंख्या के आधार पे जैसे होता रहता किया था। तो अब अगर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है और उन्होंने रद्द किया है तो वो सारा जो ट्रिपल टी का टेस्ट हम करके वो कमीशन बना दिया गया है और हम सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। हम अपनी दुविधा को बताएंगे और मैं ये आपके चैनल के द्वारा सारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को कहना चाहता हूँ कि ओबीसी का आरक्षण वैसे के वैसे रहेगा। ये इत्मीनान मैं आपको दिलाना चाहता हूँ सर। लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि जब इतना तामझाम करना ही था या फिर जब
आयोग का गठन करना था, पुरानी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ना था, तो फिर निकाय चुनाव में देरी क्यों हो? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया कि ऐसे सारे दांव पेच लगाए जाए ताकि निकाय चुनाव जो है वो लेट हो? नहीं, अलका जी, इसमें दाव पेच की बात नहीं है। हर एक स्टेट अपना अपना आरक्षण अलग अलग पैमाने पे करते हैं जी। ये तो जो ट्रिपल टी की बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के केस में एक बार आया है जी। तो ये सारे के सारे स्टेट में ये ट्रिपल टी नहीं लग रहा है जी। लेकिन अब क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने ये बात की है तो उसका कमीशन गठन कर दिया गया है जी। डिले करने की हम किस लिए डिले करेंगे? हम पूर्ण बहुमत से सारी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी की सरकार को इतना प्यार करती है कि थम्पिंग मेजोरिटी से उनको सत्ता में लेके आती है उस तरह से, तो हमें डिले करने में कोई भी फायदा नहीं है, ना हमारी कोई इच्छा है डिले करने की। लेकिन आनंद सावरिया जी, सपा की तरफ से बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए ओबीसी के पास आते हैं, जब आपका काम निकल जाता है फिर आप ओबीसी से किनारा कस लेते हैं, उनके ही अधिकारों पे डाका डालते हैं। ये सपा का आरोप है। नहीं देखिए अलका जी, ये तो सपा तो ऐसे आरोप लगाती रहती है जो खुद भी स्टैंड नहीं करते। अभी सपा का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिनके साथ के दो लोगों ने इलेक्शन लड़ा था यूपी में और सबकी जमानत जब्त हो गई थी, अखिलेश जी और राहुल गांधी जी ने। आज कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है कि हमें हिंदुओं को साथ लेके चलना पड़ेगा, हम ये जातिवादी की कोई राजनीति नहीं करते। हमारी सरकार में सबका लाइन में जो आखिरी आदमी खड़ा हुआ है, जो सबसे दलित है, जो वंचित है उसका डेवलपमेंट करना हमारी सरकार का इच्छा है और वो कर रहे हैं। उसको देखते हुए ही आप देखिए हर बार में करके हमारी सरकार रिपीट हो रही है। जनता जनार्दन पूरी तरह समझती है कि कौन सिर्फ भाषण देता है और कौन काम करके देता है, तभी हमारी सरकार यूपी में रिपीट हुई है। इतने सालों तक वो सरकार कर रही है। ये सपा जो है बौखलाए हुए बात करते हैं तो उनको करने दीजिए, हमारे राजनीतिक विपक्षी हैं, उनका काम है, करते जाएंगे। बट जनता जनार्दन यूपी की बहुत ही समझदार है और आने वाले निकाय चुनाव के बाद एक बार डिबेट फिर कर लीजिए कि कितनी मेजोरिटी के साथ हम लोगों ने निकाय चुनाव जीते हैं। अनूप दीक्षित जी, यहाँ पर आपने सुना आनंद सावरिया जी कह रहे हैं कि आप लोग बौखलाए हुए हैं, जनता सब देख रही है और निकाय चुनाव में जीत का भी दावा कर रहे हैं। अलका जी, ये तो वक्त बताएगा निकाय चुनाव में जीतेगा कौन, हारेगा कौन। और बाकी जो मेरे भाजपा के मित्र हैं आनंद जी, इनकी बात मैं भी सुन रहा था, इन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया जो प्रश्न मैंने इनसे किया था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, उसका गठन हुआ, गठन होने के बाद आज तक उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी खाली है जी। यदि इनका पिछड़ों के प्रति इतना प्रेम था तो आज तक क्यों नहीं उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया? और दूसरी चीज, ट्रिपल टैक्स की बात आ रही है बार बार। यदि कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में मामला पहुंच चुका था और भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता था कि ट्रिपल टेस्ट कराना है जी, तो मेरा अपना मानना ये था कि पर्याप्त समय था, चाहते तो काफी समय पहले से प्रक्रिया करते और ट्रिपल टेस्ट करा के माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार जी। उसके बाद अलका जी, आप याद करिए अलका जी, पिछली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे जी। यथा स्थिति, जो स्थिति इस समय है यही स्थिति उस समय भी थी जी। आनंद सावरिया जी, सवाल सुना आपने अनूप दीक्षित का? मैं सुन रहा हूँ जी। मैं वही अनूप जी को कहना चाह रहा हूँ। कंप्लीट कर लेने दीजिए एक बार अनूप दीक्षित जी को, क्या कह रहे हैं? कर लीजिए अलका जी। उसके बाद तुरंत माननीय न्यायालय का एक आदेश आता है और रैपिड सर्वे के आधार पर पुनः आरक्षण की प्रक्रिया होती है जी, और दोबारा उसमें कोई उंगली नहीं उठती, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो जाते हैं जी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास रैपिड सर्वे का एक विकल्प इस बार नहीं था? जी, आनंद सावरिया जी जवाब दीजिए। ये राजनीति का दोषारोपण विपक्ष के ऊपर करके ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,
और ओबीसी के लिए इतना शोर करेंगे। मूल मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भटक रही है। जी आनंद सवरिया जी, अनूप दीक्षित कह रहे हैं कि आप मूल मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं। इनका पहला सवाल ये था कि आप लोग अगर आयोग का गठन किया है तो उस पे उच्च अधिकारियों की नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपके पास पुराने मेथड से ही चुनाव कराने का एक जो विकल्प है वो मौजूद था, आरक्षण देने का एक विकल्प मौजूद था, तो आपने दूसरा तरीका क्यों अपनाया? अनूप जी, देखिए, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, और लेकिन आपकी बात वही है कि आप बीटिंग अबाउट द बुश, आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। आप इस वक्त बैकवर्ड आयोग की बात करने लगे हैं। देखिए, हमने आयोग तो बनाया, हमने उनकी बैकवर्ड के बारे में प्रॉब्लम समझने के लिए आयोग बनाया। उसको समय के साथ में सारी की सारी नियुक्तियां भी होती है, प्रक्रिया भी होती है। हर एक चीज की प्रक्रिया का समय लगता है। अब ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये आपने ट्रिपल टेस्ट पहले क्यों नहीं किया? अनूप जी, हर एक स्टेट में रिजर्वेशन के अलग अलग तरह के पैमाने हैं। मैं आपको 4 बार बता चुका हूं, लेकिन आप समझने के बाद भी नहीं समझेंगे। तो अब की महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने केस की बताया था कि ट्रिपल टेस्ट इसमें होना चाहिए, और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया हमें पर हर एक स्टेट ट्रिपल टेस्ट नहीं करके आता है। ये आपकी तो ये कहता हूं कि और कहीं सरकार है नहीं है तो आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, पर मैं ये इतबारा चढ़ाना चाह रहा हूं कि हम दिखावा नहीं करते। अगर दिखावा करते तो उत्तर प्रदेश की जनता हमें हृदय से दूसरी बार नहीं लगाती। जितना काम हमारे सरकार में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है वो सब लोग जानते हैं। और अब जो ओबीसी का जो रिजल्ट आया, आप कितना भी हो हुल्ला कर लीजिए, जनता जानती है। और हमने जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं निकाय चुनाव तभी कराऊंगा जबकि ये रिजर्वेशन जो है इस तरह से हो जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आप न्याय व्यवस्था पे विश्वास करिए। मैं मानता हूं आप लोग को न्याय व्यवस्था या किसी चीज में विश्वास नहीं है, क्योंकि जहां भी आप हारते हैं वहां पर आप ब्लेम करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करते हैं। तो ये इत्मीनान रखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है भारतवर्ष का, वहां पे सब कुछ बातें सुनी जाएंगी। आप भी आ जाइए, उसमें कौन रोक रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग उत्तर प्रदेश क्या सारे भारतवर्ष में सारे 16 स्टेट में जहां हमारी सरकारें हैं, उत्तर ओबीसी का और सब दलित और पिछड़ों का हित जो है अगर कोई भी संभाल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी संभाल सकती है। आपकी तरह से सिर्फ अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की नीति जो है भारतीय जनता नहीं करती। ये तो आपका पूरा एक क्लियर स्टैंड हो चुका है कि आप सिर्फ अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वही बातें करते हैं और फिर शोर करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। वेट करिए, संगठन हो रहा है। हमारा जो बैकवर्ड का आयोग बना हुआ है उसमें भी सारी की सारी नियुक्तियां होंगी। समय लगता है सरकार के काम में, तो आप निश्चिंत रहिए। और आपके इस शोर बहकावे में ओबीसी आने वाले नहीं है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मायावती जी हो, कोई भी हो, वो शोर जरूर करेंगे। बट जनता जनार्दन जानती है कि उनका हित सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। आनंद सवरिया जी, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर मायावती भी अब लगातार हमलावर हैं आपके ऊपर। वो कह रही है कि आप सिर्फ ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को नहीं ढक रहे हैं, आप ओबीसी के आरक्षण का हक नहीं मान रहे हैं। आप लोग एसटी एससी के आरक्षण का हक भी जो है वो धीरे धीरे दबा रहे हैं। पता नहीं चल रहा लोगों को, कुर्सी के पीछे का खेल चल रहा है। नहीं अलका जी, मैं मायावती जी को सुन रहा था जी आज, क्योंकि उनको एक ऐसी बात मिल गई। उन्होंने दलितों के बारे में क्या किया है? मायावती जी ने सिर्फ दलित, अपना दलित होने की वजह से ही जो एम्पायर खड़ा किया है, दलितों का कोई भी हितैषी है तो वो सारे दलित अब एक मुठ होकर के कहते हैं कि वो नरेंद्र भाई मोदी है, वो एनडीए सरकार है, यूपी में योगी की सरकार है। वरना मायावती जी का तो आपने हाल देख लिया। डेमोक्रेसी में कोई भी पैमाना जनता के मूड को देखना होता है तो इलेक्शन होता है। देखो, ये हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी लोकतंत्र प्रणाली में पैमाना एक जो गोल्ड कसौटी है वो इलेक्शन होता है। तो मायावती जी आज बोल रही हैं
इलेक्शन के असेंबली के इलेक्शन में उनका जो हालात हो गए हैं वो देख लीजिए, सबके सामने विदित है। तो ओबीसी, दलितों का, SC ST एक्ट का भी जो भी कुछ भला होना है, जो भी उत्थान होना है, जो भी डेवलपमेंट होना है, वो योगी जी की सरकार में ही होना है। मायावती जी तो सिर्फ बोलेंगी। अनूप दीक्षित जी, आप अभी सुन रहे थे, बीजेपी नेता ने कहा कि ओबीसी का जो भी भला होना है वो बीजेपी सरकार में होगा। इन्होंने कहा कि आप लोगों को जो जगह जगह हार मिल रही है उसी की खींच निकाल रहे हैं आप ओबीसी आरक्षण के मामले में लोगों को बरगला कर। अलका जी, हम लोग एक तो अभी हाल में ही हम जीत के आए हैं, मैनपुरी ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव ले लीजिए। रामपुर सर हार गए आप, ये भी मानिए आप सपा के कद्दावर नेता की जो सीट थी वो आपके हाथ से निकल गई। जी, हाथ से निकल नहीं गई अलका जी। वहां पे आप ही के मीडिया बंधुओं के माध्यम से देखने को मिला था कि पब्लिक को वोट डालने के लिए घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है जी। एक वर्ग विशेष को, और कई तरह की वहां पे गड़बड़ियां स्थानीय स्तर पे थी और बराबर उसकी आवाज भी उठाई गई जी। चलिए ठीक है, वहां की रामपुर की जनता का जो भी फैसला है, सहर्ष हम उसको स्वीकार तो कर रहे हैं जी। अगर वो सीट हमारे हाथ से चली गई, सहर्ष हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, पुनः मेहनत करेंगे, 2027 में फिर पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे जी। और जो हमारे भाजपा के मित्र बार बार हमारी स्थिति की बता रहे हैं, तो अलका जी हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि 2017 में हमारी मात्र 50 सीटें थी। हो सकता है कि कुछ न कुछ से कमियां 2012 से 17 के बीच में हमसे हुई हो जी, लेकिन 2022 आते आते उसी उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना प्रेम और स्नेह दिया कि 130 सीटों पे आ गए जी। अनूप जी, इस बार भी हमने पूरा प्रयास किया। हो सकता है इस बार भाजपा का झूठ हमसे ज्यादा। ये कह रहे हैं कि रामपुर सीट पर आप लोगों ने वोट नहीं डालने दिया जनता को, और ये बता रहे हैं कि इन्हें हार नहीं मिली है, इन्होंने अपनी सीटें बढ़ाई, 130 सीटें मिली हैं इन्हें। बिल्कुल, देखिए अलका जी, मैं अनूप जी आपको थोड़ा सा सीट ज्यादा मिल गई 2012 से लेके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जितने भी ये लोग हैं जब हार जाते हैं तो किसी भी चीज को ये, क्या आप अनूप जी इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते? क्या आप हाई कोर्ट को नहीं मानते? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? आप अभी इलेक्शन रामपुर में ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, तो उस वक्त आप कहाँ थे? इलेक्शन कमीशन क्या किसी की सरकार के हाथ में होता है? ये सारे भी अनूप जी मेरी बात मानिए और जनता में जाकर के जनता के साथ काम कीजिए। हमने देख चुके हैं कोरोना के टाइम में क्या हाल हुआ था, आपका कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। जनता जनार्दन जानती है कि सत्ता में जो भी हो या पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम, आपने लखीमपुरी का क्या किया? किस तरह कितने दिन लगे रहे कि मिनिस्टर को हटाओ, उसको अरेस्ट करो। भारतीय जनता पार्टी की न्याय प्रणाली इस तरह की है कि वो न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास करता है और वो लखीमपुरी सीट हमने जीत ली। ये कोई गर्व की बात नहीं कर रहा मैं, ये जनता जनार्दन की बात करता हूँ कि जनता जनार्दन छोटी छोटी चीजें नोट करती है और उसको मौका मिलता है कब? 5 साल के बाद, या निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव में। आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होएगा, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी गर्व के साथ बात ये नहीं कह रहा हूँ, मैं घमंड के साथ बात ये नहीं कह रहा हूँ, बस पूरे भारतवर्ष में जनता जनार्दन ने ये मान लिया है कि अगर कोई गरीब का साथी है, कोई पिछड़े का साथी है, कोई ओबीसी का साथी है, कोई SC ST का साथी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है। आप लोग तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आते हैं, ये वरना नजर ही नहीं आते हैं। ये तो कोई भी पैमाना लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे निकाय का। तो आज का जो मुद्दा है कि ओबीसी के आरक्षण को तय किए बगैर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हमारी सरकार नहीं कराएगी, और जितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए पूरी की तरह से हम सक्षम हैं, हम संवेदनशील भी हैं और वो
काम कर रहे हैं, जितने काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के केस में नेतृत्व में किया है दलितों के लिए, उतना तो आप सोच भी नहीं सकते। अभी परसों ही 1 साल के लिए फिर अनाज जो है, जो पोस्ट कोविड अनाज का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो 1 साल के लिए और दिया गया है। और मैं अब अगर वो सारी योजनाएं गिनाने लगूं तो पूरा का पूरा आपका डिबेट का टाइम ही। तो अनूप जी, आप मान लीजिए इस चीज को, आप ठीक है आइए कोर्ट में आ जाइए अगर आपको कितनी परेशानी लग रही है, बट ओबीसी की जनता को आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बरगलाए नहीं जाएंगे। वो जानते हैं कि उनका हित करने वाला सिर्फ योगी जी ही है। आनंद सनवारिया जी, आप कह रहे थे कि आप जो जनता के काफी बड़े हितैषी हैं, अनाज दे रहे हैं, लेकिन सर जॉब की बात कौन करेगा? सरकार तो जॉब की बात नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश की आबादी इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ पर इतने युवा बेरोजगार हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अलका जी, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। मैं तो चाहता था कि अनूप जी ये सवाल पूछते मेरे से। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो जॉब की बात जो करते हैं, जितना देखिए जो ESIC होता है ना, जो एक कारपोरेशन होता है, और EPF फंड्स होते हैं, जितने नंबर उनमें बढ़ोतरी हुई है जॉब का, मतलब कोई भी सरकार अपनी नौकरियां नहीं दे सकती, कोई भी सरकार कहीं की भी हो, लेकिन जितने पैरेलल रेवेन्यूज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जितनी दी है, जितने भी जवान जो सशक्त किए जा रहे हैं, जितने फॉर्म ऑफ या डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोन सिस्टम है, चाहे वो शिशु धन हो, उनको पूरी की पूरी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, और वो अपना अपना काम करके जॉब लेने के बजाय जॉब देने वाले बन रहे हैं। आपने अच्छा किया है सवाल पूछा, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। नौकरी की प्रॉब्लम खाली यूपी सरकार में नहीं है, सारे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी हमारी सरकार बहुत सशक्त तरीके से और पैरेलल वे से, मिडिल वे से कर रही है, हैंडल कर रही है। पर सब लोगों को नौकरी देना बहुत ही इम्पॉसिबल जॉब है, ये मैं मानता हूँ। अनूप दीक्षित जी, अभी आनंद सनवारिया जी बोल रहे थे कि इनकी सरकार बिना जो नियम बनाए गए हैं आरक्षित करने की ओबीसी सीट के लिए, वो सारे नियम फॉलो करेंगे, तो दिक्कत कहाँ है? ये कह रहे हैं कि ये सारे नियम फॉलो करेंगे, तो फिर क्यों इतनी हो हल्ला मचाई है आपकी पार्टी ने? अलका जी क्या है, जब माननीय उच्च न्यायालय में मामला था, यदि उत्तर प्रदेश सरकार मजबूती के साथ पक्ष रखती तो ऐसा नहीं था कि उसका फैसला ये आता। आप उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 उसके तहत जो व्यवस्था स्थापित हुई थी, आप देखिए उसके बाद से 94, 95, 2000, 2006, 2012, 2017 ओबीसी आरक्षण के रैपिड सर्वे कराकर सारे चुनाव कराए गए। जी, लेकिन इन्होंने गठन तो कर दिया है ना, गंभीरता से ये गठन तो हो गया है, सर्वे के लिए गठन तो कर दिया है, नहीं होती, बना तो दिया है इन्होंने ना, आयोग बना दिया है, गठित कर दिया है आयोग। वो देखिए, वो प्रक्रिया आयोग की हो गई। मैं रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण देने के प्रावधान की बात कर रहा हूँ। हाँ। जिससे अभी तक जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 का जो प्रावधान था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर सरकार चाहती तो ये भी कर सकती थी जी। अगर उतनी मजबूती से पक्ष माननीय न्यायालय में रख दिया जाता तो शायद इस फैसले की अलका जी तस्वीर दूसरी होती जी। और हम अभी भी कोई वो नहीं कह रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार वाकई चाहती है तो ट्रिपल टेस्ट करा लिया जाए, उसके बाद वो ओबीसी आय रिजर्वेशन देके, थोड़ा सा जो समय लगेगा समाजवादी पार्टी इंतजार करेगी जी। धन्यवाद आनंद सनवारिया जी, ये कह रहे हैं कि इंतजार कर लेंगे, आप पुराने मेथड से लागू कर दीजिए। नहीं अनूप जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बात को समझते हैं। आप जिस रैपिड टेस्ट की बात कर रहे हैं, 1994 वाली बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया है रैपिड टेस्ट का।
जो 2018 में महाराष्ट्र सरकार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारी सरकार ने पक्ष बहुत सशक्त तरीके से लड़ा गया था, लेकिन ट्रिपल टेस्ट हम कह रहे हैं ना कि ट्रिपल टेस्ट नहीं लगा, और वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और हर एक स्टेट अलग अलग फार्मूले पे जाके रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो अब उसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बना दिया गया है। परसों ही आयोग बना दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं। तो इतना आकाश कहाँ गिर रहा है? आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, जैसे आपके साथी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जी राहुल गांधी की सिक्योरिटी खराब हो गई है। हुआ कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। मैं आपको आपके माध्यम से आपकी पार्टी को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि ओबीसी के आरक्षण के बगैर निकाय चुनाव नहीं होंगे, और निकाय चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आएगा, हम अलका जी से प्रार्थना करते हैं कि अनूप जी को भी बुला लीजिए और मुझे भी बुला लीजिए, तो फिर बता देंगे कि ये जितना हो हल्ला कर रहे हैं डिले के बारे में कि ये पहले कर लेते तो ऐसे हो जाता। जी आनंद सवरिया जी, अब रोकना चाहते हैं आपको। हमारे सहयोगी शुभम तिवारी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। शुभम, स्वागत है आपका। अभी आनंद सावरिया जी कह रहे थे कि सरकार जो है वो किसी भी कीमत पे आरक्षण, ओबीसी का जो अधिकार है उसके साथ समझौता नहीं करेगी। क्या कुछ कहेंगे आप? पहली बात तो आरक्षण को लेके जो नए सिरे से एक यूपी में बहस छिड़ गई है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार घेरे में आती नजर आ रही, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार ने आयोग बना दिया, लेकिन सवाल तो यह है कि सरकार ने आयोग किसके कहने पे बनाया? सरकार ने आयोग कहीं ना कहीं कोर्ट के इशारे पे किया। कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि जब तक आप उसकी एक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं तब तक आप चुनाव नहीं कर सकते, और यहां तक कि हाईकोर्ट ने उनके आदेश को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि जब तक आप नियम को पालन नहीं करते हैं तब तक आप नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही कि सरकार इसका, यदि सरकार की नीयत पे कोई संदेह नहीं होता तो वो पहली बात यह है कि उसने जब पहली बार 17 में सरकार बनाई तो वो फिर पिछड़ा आयोग का गठन नहीं की। और एक बात और है कि इसी पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेके ओम प्रकाश राजभर एनडीए से अलग हुए थे। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार इस पे आनाकानी कर रही है, इसको लेके हमको ठोस, जबकि चुनाव से पहले सरकार ने ये वायदा किया था कि हम क्या कहते हैं कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इस तरीके से एक बात है कि सरकार ये ना कहे कि मतलब हमने बनाया, कोर्ट ने उसको आदेश दिया था तब उसने बनाया। तो यह है कि ओबीसी आरक्षण पे पूरी तरीके से पेच फंसता नजर आ रहा है, और सरकार जो बोल रही है, सरकार जब तक उसके पास, तो उसके तमाम मंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेके हैं, लेकिन क्या उसके पास ये तथ्य नहीं था कि हो सकता है चुनाव अलग हो सकता है? और दूसरी बड़ी बात, सपा के नेता जो बोल रहे हैं कि हम इंतजार कर सकते हैं, तो वो किस आधार पे कह रहे हैं कि हम इंतजार कर सकते हैं? क्योंकि उनके ही नेता अखिलेश यादव ने बयान दिया है और कहा है कि सरकार चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। यदि आयोग के गठन में या आयोग के क्रियान्वयन में थोड़ा समय लगता है तो ये, यदि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो इनके सपा के बड़े नेता इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें समय लग रहा है, तो उतने दिन का हम इंतजार कर सकते हैं। आनंद सनवारिया जी, जवाब दीजिए। आज आप लोग जो ये कह रहे हैं, आप अपनी सरकार की तरफ से या अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं कि आप लोग ओबीसी के लिए कर रहे हैं, कुछ भी, किसी का हक नहीं मारा जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा? क्यों हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आप भाई पुराने आयोग का गठन कीजिए, उसके जरिए आप सर्वे करवाइए, उसके जरिए आरक्षण दीजिए? अलका जी, मैं तिवारी जी को सुना, शायद वो लेट में, वो बाद में ज्वाइन किया। और मेरा एक और सवाल ऐड है कि अगर आपको हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये गठन किया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब बनता है? देखिए अलका जी, मुझे आप 30 सेकंड दीजिए जी। अभी तिवारी जी मेरे ख्याल से डिबेट में लेट आए जी, क्योंकि इससे पहले मैं अनूप जी को बता चुका हूँ कि हर एक स्टेट में एक ओबीसी की या रिजर्वेशन की प्रणाली अलग अलग है जी। कोई पैरामीटर करता है, कोई पैरामीटर करता है। ये तो 2018 में जब महाराष्ट्र का केस सुप्रीम कोर्ट गया जी,
तो उन्होंने इस ट्रिपल टेस्ट की बात की जी। और तिवारी जी, मैं आपको आप तो देखिए बड़े सुलझे हुए पत्रकार हैं, हाई कोर्ट ने कमीशन आयोग बनाने के लिए आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के कसौटी के ऊपर खड़े उतर के आइए। तो ये जो आयोग बनाया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो महाराष्ट्र के केस में दिया गया है जी। उस ट्रिपल टेस्ट को की कसौटी पे खड़ा होने के लिए ये जो परसों ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोग बना दिया है और वो इस चीज को देख करके जल्द से जल्द अब आप सवाल जल्द से जल्द ओबीसी की प्रक्रिया को उस ट्रिपल टेस्ट पे कसौटी पे खड़ी करके लगाएंगे जी। अब आपने पूछा कि हम सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए जी। हम सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे वो बात जो मैं आपके टीवी पे कह रहा हूँ कि ट्रिपल टेस्ट जो है सारे स्टेट्स में लागू नहीं होता जी। हर एक स्टेट अपनी अपनी रिजर्वेशन अलग अलग पैरामीटर से करता है जी। तो उसको हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि जो भी चीज हम उनके सामने रखने चाह रहे हैं उसमें गलती नहीं है। हमारी सरकार ने पूरी जोर शोर से इसके बारे में बात किया, लेकिन माननीय जज साहब को एक बार वो ट्रिपल टेस्ट की बात आ गई तो उसमें हमें कोई बात नहीं है, ट्रिपल टेस्ट भी हो जाएगा और बहुत जल्दी उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी और वो हम माननीय उच्च न्यायालय में दे देंगे और जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुल रही है, इस मामले को सुनेगी और हम इस बार में गए हैं कि हम ओबीसी का हित किसी हालत में भी क्रूसीफाई नहीं होने देंगे, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। पोस्ट हेस्ट डिसीजन आते ही हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। आजकल छुट्टियां चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट 3 तारीख को बैठेगा। आनंद जी आपने ये कहा कि हमको मतलब हमारे कहने में फेर है कि कोर्ट के इशारे पे नहीं हुआ ओबीसी वर्ग आयोग, ठीक है, हम इस चीज को मान लिए, लेकिन सवाल तो ये होता है सर कि सारी सुविधाएं तो मतलब कोर्ट के आदेश के बाद ही तो बनी, ये आयोग तो पहले भी बन सकता था। यदि इसके बाद बना है तो सर आयोग मतलब संदेह तो होगा ही। नहीं तिवारी जी आप बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, आप सही कह रहे हैं, मैंने आपकी बात को नकारा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का साइटेशन देते हुए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के केस को देते हुए कि तुमने ओबीसी का जो आरक्षण रखा है वो ट्रिपल टेस्ट से करके क्यों नहीं करा। इस बारे में उन्होंने ओबीसी का आरक्षण ये जो है रद्द किया और हमें इलेक्शन कराने का आदेश दिया। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में तिवारी जी जाके ये कहेंगे कि हमें समय दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि इमीडिएटली आप आनंद जी, तो आप ये मानते हैं ना कि आपकी सरकार से ये गलती हुई है? आप तो समय मांगने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप कह रहे हैं, आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है इस मामले में? नहीं अलका जी चूक नहीं हुई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रिपल टेस्ट सारे 30 स्टेट्स में अलग अलग प्रक्रिया हो रही है। या तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देती उस वक्त के डिसीजन में कि हर एक स्टेट में ट्रिपल टेस्ट चलेगा, तो हमने जो प्रक्रिया अपनाई है उसमें गलती नहीं हुई, बट माननीय उच्च न्यायालय ने इसको कहा कि तुमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं किया, तो अब हम कर देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बता देंगे कि हमने जो प्रक्रिया आरक्षण की थी ये है, बट हमारी इंटेंशन, हमारी मंशा, हमारी इच्छा ओबीसी को वंचित करने की कतई ही नहीं है। जी अनूप दीक्षित जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतजार कर लेगी, लेकिन आपके जो नेता हैं, आपके समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि समय हो निकल जाए, धीरे धीरे समय निकलता रहे, डिले हो ये चुनाव। अलका जी, तिवारी जी मेरी बात का दूसरा अर्थ लगा गए। मेरा कहने का आशय ये नहीं था, मेरा कहने का आशय ये था कि समाजवादी पार्टी तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद से बराबर अपना विरोध दर्ज करा रही है जी, और समाजवादी पार्टी कानून और संविधान के दायरे में रह के बराबर
अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी जब तक ओबीसी रिजर्वेशन के साथ निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। जी बिल्कुल। अब रही बात, आपके प्रवक्ता बैठ के भारतीय जनता पार्टी के समय मांग रहे हैं, तो और समाजवादी पार्टी कर क्या सकती है? जी विरोध तो अपना हर जगह दर्ज करा ही रही है समाजवादी पार्टी। जी केंद्र में यही है, शीर्ष में यही है, सत्ता में यही है, तो अब इन्हीं का इंतजार करना है। जी आनंद सनवारिया जी कह रहे हैं आपका इंतजार है कि आप कब समझ रही है कि भाजपा कहीं ना कहीं निकाय चुनाव खींचने के पक्ष में है। धीरे धीरे मामला टलता ही चला जा रहा है। जी अनूप जी, जी आनंद सनवारिया जवाब दीजिए। अनूप जी, आप बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं सपा के, और मुझे बड़ी अच्छा लगा। मैं बहुत बार टीवी पे आता हूँ, मेरे साथ जो भी प्रवक्ता सपा के आते हैं, आप बहुत सुलझे हुए हैं, आप बात को समझते हैं। आप मुझे एक रीजन बता दीजिए कि जिसमें मुझे डिले करने में कोई फायदा हो। मैं बहुमत की सरकार हूँ और पूरी जनता हमारे साथ है, तो और ओबीसी को और दलितों को और पिछड़ों को सबको हम गले लगा के सर आनंद जी आप पे एक और आरोप मायावती जी का भी आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल ओबीसी का हक मारती है, और इस मतलब जो अभी नियम कानून नए बने हैं इससे ओबीसी को खत्म कर रही है, और इसके बाद फिर अनुसूचित जाति पे नंबर आएगा। इन्होंने ऐसा बयान लखनऊ में दिया है और कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ओबीसी और एससी एसटी समाज को छला है और केवल वोट का जरिया बनाया है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं तिवारी जी, आपके आने से पहले मैं अलका को इस जवाब दे चुका हूँ कि लेकिन सर आप अभी कह रहे हैं कि दूसरे सभी पार्टियां जो होती हैं कुछ सब एक ही पार्टी को सारी जनता वोट नहीं देती है, लेकिन सरकार तो सबकी होती है ना। सरकार जो सत्ता में चुन कर आती है वो तो उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक के लिए जवाबदेह है, उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग के लिए जवाबदेही तय होती है उसकी। अलका जी मैं तिवारी जी को कह रहा था कि मायावती जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जो भी है वो सबके हक मार देना चाहिए। मैंने अलका जी के थ्रू पूछा था मायावती जी से कि मायावती जी, आप इतने सालों दलितों की नेता रही हो, अपने डेवलपमेंट के सिवाय आपने दलितों का किया क्या? और तिवारी जी, पैमाना जो है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है सब लोगों के लिए। अलका जी आप सही कह रहे हैं। सर एक मिनट हमारे लिए सब लोग। आनंद सनवारिया जी, मेरे सहयोगी का आपसे कुछ सवाल है, सुन लीजिए। आपने कहा कि लोकतंत्र में जो जिसके साथ जनता है उसको मतलब सरकार मिलती है। दूसरा बड़ा सवाल आपके ही सवाल से वो पैदा होता है, जिसको आपने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है, तो वो भी तो दलित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके पास भी कुछ वोट है, उनके पास भी एक जनप्रतिनिधि है, तो आप किस तरीके से उसके बयान को खारिज कर सकते हैं? नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहा। मैं तिवारी जी ये कह रहा हूं कि अगर वो दलितों के लिए काम करती बयान देने के अलावा, तो अपने सिर्फ हित को ना देखते हुए, तो जो यूपी का अभी इलेक्शन होके खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का इलेक्शन जो हुआ है, तो दलित जो हमारे दलित हैं, भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, वो समझ गए हैं कि कौन कितना काम करता है और उसके मुताबिक वोट। ये मैं नहीं कह रहा कि उनके पास वोट नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह रहा आज हमारे जो योगी जी मुख्यमंत्री हैं वो सबके मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो सपा का पार्टी का आदमी हो। अरे सर सवाल तो वहीं से शुरू होता है सर, जब सत्ता दोनों की है, सरकार मतलब दोनों की है यूपी में, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मायावती के साथ जो दलितों के लिए काम नहीं किया? आप एक बार कह रहे हैं कि सरकार दोनों के साथ है, फिर आप दूसरा बयान दे देते हैं कि उनके साथ उन्होंने दलितों के साथ क्या किया है। तो इस तरीके से दोनों बयानों में मतलब इतना मतभेद क्यों है? नहीं मैं समझ नहीं पाया तिवारी जी, फिर बोलिए। ये कह रहे हैं कि सर आपने कहा सरकार दोनों की है, ठीक है, आपने कहा कि दलित मतलब हमारे साथ हैं, तो उनके साथ भी तो कुछ दलित हैं, और इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि मतलब आप उनको या उनके लोगों को या बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं को यदि लगता है या मायावती जी को लगता है
कि मतलब आप शोषण मतलब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो इस पे आप अपनी रुख क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं कि नहीं हमने ये काम किया है? और आप एक बड़ा काम बता दीजिए जो दलितों के लिए आपकी सरकार, योगी सरकार ने किया हो। देखिए सर तिवारी जी, शायद आप समझ नहीं पाए, सरकार हमारी है, दोनों की नहीं है। सरकार बीजेपी की है, तो सर नहीं है। हालात के लिए जिम्मेदार भी तो फिर बीजेपी ही है ना सर। हालात के लिए जिम्मेदारियां भी उठाइए आप अपनी। बोला कि मुझे कुछ काम गिना दीजिए जो दलितों के बारे में बीजेपी ने किया होगा। जी तिवारी जी, जो मेरे दलित भाई और बहन, जो बहनें वॉशरूम जाने के लिए, देखिए मैं बड़ी इम्पोर्टेंट चैनल के ऊपर डिस्कशन में आया हूँ। अगर किसी ने लाल किले से उन बहनों के बारे में जो खेतों में अपने आप को ईज करने जाती थी, अगर किसी ने सोचा है तो वो सोचा है नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। एकदम सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हम मान गए कि योगी सरकार बहुत काम की है, मोदी जी ने सोचा है, लेकिन आप ही के कार्यकाल में तो सर वो घटनाएं हुई हैं जो इतिहास में नहीं हुई थी, तो उसके लिए भी तो खेद होगा। वो भी तो हुई हैं आप ही के कार्यकाल में। नहीं तिवारी जी, मैं कह रहा हूं कि जो दुर्घटना होती है उसका खेद पूरा होता है हमको, लेकिन हम न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से विश्वास करते हैं। न्याय व्यवस्था उसको अपने लॉजिक एंड तक लेके जाता है। उसमें योगी की सरकार चाहे मोदी की सरकार कहीं टांग नहीं अड़ाती है। जो भी घटना दुखदाई होती है, बहुत ही दुखदाई होती है। आनंद सनवारिया जी, आप कह रहे हैं कि आप न्याय के लिए खड़े होते हैं, तो पहले ही क्यों नहीं खड़े हो जाते? घटना होने ही ना दिया जाए, ऐसी व्यवस्था किया जाए। आप राम राज्य की बात करते हैं, आप कहते हैं यूपी में सुशासन है, तो फिर क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? क्यों पुलिस वाले मार देते हैं पुलिस वाले को? क्यों किसी होटल में एक व्यापारी ठहरा हुआ है उसे मार दिया जाता है, सिर्फ चेकिंग के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है? आप ही की सरकार है सर, आप ही की सरकार में दलित की बेटी के साथ जो है वो बलात्कार हो जाता है। आप ही की सरकार में है जो उस बेटी को रातों रात जो है जला दिया जाता है, उसके परिवार को उसका शव तक नहीं सुपुर्द किया जाता। अलका जी, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्याकांड हुआ था, आज भी केंद्र सरकार में इनके मंत्री हैं जी। माननीय न्यायालय ने उनके बेटे आशीष मिश्रा को दोषी करार दे दिया है जी। मैं उसका जवाब दे चुका हूँ या फिर दे दूंगा। अभी अलका जी, मैं 2 दिन पहले लखनऊ में था किसी काम से जी। और मैंने जो वहाँ के कॉमन बासिंदे हैं जी, उनसे यही सवाल आपका पूछा था कि भाई अब न्याय व्यवस्था का क्या हाल है जी। और वो न्याय व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि जी योगी जी के राज्य में इस वक्त चाहे रात के 12 बजे बेटी हो बहन हो कोई कहीं चले जाए, अब वो जो गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी के टाइम में थी, वो जो बुलडोजर की राजनीति योगी जी ने चलाई, उसके बाद अब हर एक कोई वहाँ पे सुरक्षित है। ये मैं टीवी आनंद जी, आप जो जिस बुलडोजर की बात कर रहे हैं मैं बता देती हूँ, विपक्षी दल यही कहते हैं कि आप सिर्फ विपक्षियों को खोज खोज के उनके जो नेता हैं उनसे उनकी पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके घर बुलडोजर चलवाते हैं। आपके जो नेता हैं जिनके ऊपर एफआईआर है, जिनके ऊपर तमाम मामले चल रहे हैं, आप उन्हें पूरा खुला संरक्षण दिए हुए हैं। उन्हें अदालत ढूंढ रही है, वो क्रिकेट मैच खेलते हैं, लेकिन आपकी पुलिस जो है सिर्फ विपक्षी दलों के लिए है, आपका बुलडोजर विपक्षी दलों के लिए है। ये भी तो आरोप आप ही की पार्टी पे लगते हैं। नहीं अलका जी, बुलडोजर किसके घर पे चलता है? जो विरोधी के नहीं चलता, विरोधी के घर पे नहीं जी। जो घर सरकारी जमीन के ऊपर इलीगली बनाया होता है उस पर बुलडोजर चलता है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी बुलडोजर इसको डिस्ट्रॉय करता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि योगी सरकार के अगेंस्ट लोग गए थे, हमारे अपोनेंट लोग गए थे। तो जो जमीनी सरकारी जमीन के ऊपर घर बनाएगा, बड़े बड़े गोदाम बनाएगा, जो समाजवादी पार्टी का संरक्षण लेकर के अरबों रुपए की मलकियत बना के रखा था, उसको तो बुलडोजर चलेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी का बुलडोजर नहीं चलता है, ये मैकेनिज्म ऑफ सरकार का। सर आनंद जी आरक्षण पे आते हैं, उस पे बाद में बात कर लेंगे। आरक्षण पे आप ये बता दीजिए कि जो आपने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट से यदि आपके मन मुताबिक फैसला नहीं आता है तो क्या चुनाव आगे बढ़ेंगे? नहीं तिवारी जी,
जी। इसमें मन मुताबिक की बात ही नहीं है। कोर्ट कोई भी फैसला दे सकती है अपने विवेक में, जरूरी नहीं है कि मेरे मन में विवेक आए या मेरे अगेंस्ट आए, ये कैसे भी आ सकता है। तो हम तो उसका प्रिकॉशनरी तिवारी जी ऑलरेडी बना दिया है, ट्रिपल टेस्ट को टेस्ट करने के लिए आयोग बना दिया है, काम शुरू हो गया है। और उस टेस्ट में कि वो जो भी वो फाइंडिंग उसकी देगा उसके मुताबिक से हम सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे। देखिए, हमें न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है। हम चाहते हैं कि निकाय चुनाव जितने जल्दी से जल्दी हो, बिकॉज मैं भी अलका जी को बता रहा था कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव जो है वो जनता के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं, जनता के डायरेक्ट काम के लिए। अरे सर, एक बार पिछली बार चुनाव की बात आप कर रहे हैं, निकाय चुनाव बहुत अच्छे होते हैं। पिछली बार क्या क्या घटनाएं हुई, किस तरीके से पर्चे फाड़ दिए गए, उस चीजों को तो आप भूल ही गए हैं पूरी तरीके से। नहीं तिवारी जी देखिए, समाजवादी पार्टी की एक प्रत्याशी थी, उनकी साड़ियां तक खींच ली गई थी सर। नहीं देखिए तिवारी जी, ये इलेक्शन कोई बीजेपी नहीं कराता, ना कोई योगी जी कराते, ना मोदी कराता। अरे सर, प्रशासन तो आपके हाथ में है सर, प्रशासन आपके हाथ में, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं तिवारी जी, प्रशासन उस वक्त हमारे हाथ में नहीं होता। अरे सर लेकिन उसके बाद तो आपके पास था, उनमें कार्रवाई कुछ उस तरीके से नहीं हुई, ढुलमुल तरीके से हुआ। वो वही जो आप नहीं सर एक मिनट, आपने जो कहा कि जो गुंडा राज समाजवादी पार्टी में हो रहा था, वो यदि वो पिछले निकाय चुनाव में वैसे ही हालत हुए तो आप उसको कैसे रामराज मान रहे हैं? नहीं, मैं कब कह रहा हूं, अगर ये जो घटना होती है वो बड़ी दुखदाई होती है। तो सर आपके समय में दुखदाई होती है और दूसरे के समय में कैसे वो फिर गुंडा राज हो जाता है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने तो जनता की बात बताई कि जो लेडीज भाई ने बेटियां रात में निकल नहीं सकती थी, वो लखनऊ के एक मैंने इंसिडेंट बताया है। मैं 2 दिन पहले लखनऊ में था, उसकी बात बताया हूँ। और आप भी बड़े अच्छा चलिए ठीक है, अनूप जी देखा होगा। अनूप जी आपसे ये सवाल है, यदि बीजेपी कह रही है कि हम सारे कानूनी पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं और कानूनी अपने सारे विकल्प हैं वो आरक्षण देने के मतलब खत्म नहीं करेगी और बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं कराएगी, तो फिर आप में इस तरीके के बयान खत्म करेंगे चुनाव, बीजेपी आरक्षण विरोधी, इस तरीके के बयान क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ से? नहीं, हमने तो कहा कि हमारी पार्टी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ढुलमुल रवैया अपना रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी उसका पुरजोर विरोध कर रही है। और तिवारी जी, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ये माननीय उच्च न्यायालय में मजबूती के साथ ओबीसी रिजर्वेशन का पक्ष रखते, आपको भी याद होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी यथास्थिति हुई थी, उसके तत्काल बाद रैपिड सर्वे कराकर आरक्षण नया भेजा गया और उसको सब लोगों ने मान्य किया और चुनाव हुए। अनूप दीक्षित जी, लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप यह है कि आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है कोई, इसीलिए जब मुद्दा आपके पास नहीं है तो आरक्षण का मुद्दा ला रहे हैं। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, आप SC/SC की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोई विषम परिस्थिति आती है, कोरोना का समय आया, तब आपकी पार्टी जो जनहितैषी कहती है खुद को, वो घरों में थी। तब ये बीजेपी का कहना है अलका जी, आप सिर्फ राजनीति, जब इलेक्शन आने वाले पार्टी कोविड के समय पे उस वक्त आपकी पार्टी जगती है और उस वक्त लोगों के हितों की बात करती है। अलका जी, समाजवादी पार्टी पूरे 5 साल जमीन पर रहती है, हवा पे काम नहीं करती है। और रही बात जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के मित्र कोविड की बात कर रहे हैं, आप उठाकर देखिए उस समय का दौर, समाजवादी रसोई के नाम से एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने योजना चलाई थी और हर जनपद में, हर ब्लॉक पे, ग्राम स्तर पे समाजवादी रसोई की योजना चली थी और जिन जरूरतमंद लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी उनको भोजन पहुंचाया था। अनूप जी, लेकिन अनूप जी एक मिनट रुकिए सर, मैं आपको याद दिला दूं, आपके अखिलेश जी ने कहा था कि ये वैक्सीन मत लगवाना। ये अखिलेश जी का स्टेटमेंट है, टीवी के ऊपर स्टेटमेंट है। सर कोविड को हटा दीजिए अनूप जी आप पे एक बड़ा आरोप ओम प्रकाश राजभर जो पूरे चुनाव आपके सहयोगी रहे,
उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव केवल एसी कमरों में बंद रहते हैं, इसलिए वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, इसीलिए वो चुनाव आजमगढ़ का हार गए। और ये कहते हुए वो मतलब गठबंधन से बाहर गए या हमला बोले कि अखिलेश यादव एसी वाले नेता हैं, वो धरातल पे नहीं उतरते हैं। वो आपके ही नेता थे, उस समय गठबंधन में भी थे। तिवारी जी, माननीय राजभर साहब बहुत महत्वाकांक्षी नेता है और राजनीति में कभी कभी महत्वाकांक्षाओं की कोई जगह नहीं होती। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कि वो बंद एसी कमरे के वो हैं, आप पिछले 4 दिन का उनका ट्रैक उठा के देख लीजिए, कभी कानपुर, कभी झांसी, कभी फर्रुखाबाद, कभी सैफई। और तिवारी जी, समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पे काम कर रही है और वैसे भी इस समय हमारे में पार्टी में संगठन का एक नवनिर्माण, नया ढांचा तैयार हो रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें भी व्यस्त हैं और साथ साथ जगह जगह जहां जहां आवश्यकता होती है जनता के मुद्दों पे बराबर समाजवादी पार्टी खड़ी रहती है और बोलती है। तो सर, आपने ओबीसी आरक्षण को लिए पहले क्यों नहीं आवाज उठाई? आप भी तो कोर्ट के आदेश के बाद ही सामने आए सर। तिवारी जी, कोर्ट के आदेश के बाद में अभी आया और जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी चर्चा हम पिछली पंचवर्षीय से कर रहे हैं। अनूप जी, लेकिन सिर्फ आप चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चाओं में बने रहने के लिए चर्चा कर रहे हैं या फिर आपको सच में जनता की चिंता है? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से ये मामला हाईकोर्ट नहीं गया था, स्थानीय लोगों ने भेजा जिन्हें दिक्कत थी, चुनाव में जो हिस्सा लेना चाहते थे, उन्होंने ये केस कोर्ट तक पहुंचाया, उन्होंने ये मामला कोर्ट तक पहुंचाया। बस अब ये मान लिया जाए कि अब ये मुद्दा कोर्ट की तरफ से जो हक में फैसला आ गया है स्थानीय लोगों के, या यूं कहे कि सरकार के विरोध में चला गया है ये फैसला, सरकार की गलती इंगित कर दी गई है, तो आप इस मुद्दे को आप भुनाना चाहते हैं? अलका जी, समाजवादी पार्टी किसी मुद्दे को भुनाना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी तो अभी भी कह रही है कि ओबीसी रिजर्वेशन के साथ आइए। समाजवादी पार्टी तो निकाय चुनाव की तैयारी में पूर्णतया लग गई थी। तो अनूप जी, कह तो रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनकी सरकार जो है प्रक्रियाओं के तहत ही चुनाव कराएगी, आरक्षण का जो प्रावधान है उसी के जरिए इलेक्शन होगा, उनके अधिकारों का कहीं भी समझौता नहीं करेगी सरकार। फिर किस बात की दिक्कत है? फिर किस बात का इतना हंगामा हो रहा है? हंगामा नहीं हो रहा है, समाजवादी पार्टी अपना विरोध दर्ज करा चुकी है अलका जी, और समाजवादी पार्टी इंतजार करेगी। यदि कहीं भी इन्होंने, जैसा अभी तक ढुलमुल रवैया ओबीसी रिजर्वेशन के प्रति इनका रहा है, यदि ये आगे भी रहेगा तो फिर समाजवादी पार्टी एक बड़े आंदोलन के रूप में सड़कों पर आएगी। जी, आनंद सनवारिया जी कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी निकाय चुनाव नहीं कराने देगी। आनंद सनवारिया जी कह रहे हैं कि ये निकाय चुनाव जो है वो नहीं होने देंगे अगर ओबीसी के प्रक्रिया जो है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, आरक्षण की जो प्रक्रिया है सीट आरक्षित करने की, अगर उसे सही तरीके से नहीं अपनाया गया, सरकार की तरफ से सही तरीके से नहीं कराया गया, तो ये निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। अलका जी, मैं फिर कह रहा हूं कि अनूप जी को किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं है। माने ना ये मुख्यमंत्री को मानते हैं, ना ये स्टेट कमीशन को मानते हैं, ना आदरणीय उच्च न्यायालय को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। अब मैं इनका क्या कर सकता हूं? तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको जो है आंदोलन करने की अनूप जी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंदोलन ही करना है तो आप परिवारवाद के अगेंस्ट करिए। आंदोलन ही करना है तो जो घर के जितने भी सारे अखिलेश जी के रिश्तेदार हैं उनको एमपी और एमएलए बनाने के अगेंस्ट जाइए। अनूप जी, आपको एक मौका मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप भी एक एमएलए बने, आप भी राज्यसभा में जाएं। ये नहीं कि अखिलेश जी के सारे एक ही कुनबे के सारे लोग जो हैं वो यादव फला यादव बन जाएं। तो आनंद जी, मैं समाजवादी पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मैं इसमें संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। दूसरे टीवी पे जाना है मुझे एमएलए नहीं बनना। मैं तो आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत से दिया है, कम से कम उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सनवारिया जी। माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते समय ओबीसी रिजर्वेशन के प्रति सरकार ने दिखाई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना होता। बिल्कुल। अनूप दीक्षित जी ये कह रहे हैं, आनंद सनवारिया जी कह रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनकी सरकार
टू द पॉइंट चलेगी, इलेक्शन जो होंगे पूरे नियम कानून के तहत चलेंगे, फिर आप लोगों को ये क्यों, आप लोग ये नहीं मान रहे हैं कि अब सरकार जो करेगी वो सही करेगी? आपको क्यों लगता है कि सरकार जो है वो ओबीसी का जो हक वो मार रही है? शुभम, जिस आपने अभी बीजेपी नेता को सुना, सपा नेता को सुना, बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि वो कहीं से भी वो हक नहीं मार रही है आरक्षण का, ओबीसी का, वो पूरी प्रक्रिया के तहत चलेगी, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार जो है वो हक मार रही है। आपको क्या लगता है यहाँ कौन सही और कौन गलत नजर आ रहा है? दोनों में देखेंगे आप पूरी तरीके से तो कहीं बीजेपी कहीं सपा, दोनों पार्टियों को जिस मन मुताबिक, मतलब जिस तरीके से उसको सुविधाजनक लग रहा है वो उस फैसले को उस तरीके से मोड़ देती है। बीजेपी को लगता है कि पुराने महाराष्ट्र के मतलब जो कोर्ट का फैसला है उसके बाद क्या कहते हैं ट्रिपल टी का मामला आया, वहीं सपा अपने तरफ से कहती है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है, ये सरकार केवल ढुलमुल रवैया अपना। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फेर ये आ रहा है कि यदि सरकार को ये लगता था कि ओबीसी आरक्षण या फिर ओबीसी वर्ग आयोग बना देना चाहिए तो उसको पहले बना देना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ सपा की तरफ जब आप जाएंगी तो सपा को भी अब कोर्ट के आदेश के बाद आप सामने आए हैं, यदि आपको ऐसा लगता था तो फिर आरक्षण के बाद तुरंत आप कोर्ट क्यों नहीं गए, आपका कोई नुमाइंदा कोर्ट नहीं गया, और फिर जब कोर्ट का फैसला आ गया तो आप सामने निकल के चले आते हैं कि ओबीसी का आरक्षण नहीं। इस तरीके का जो बयानबाजी लगातार सपा दे रही है, या बीजेपी की तरफ से जो आ रहे हैं, अभी योगी जी का भी बयान आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और तमाम बीजेपी के भी नेता ये कह रहे हैं। अभी बीजेपी के जो हमारे साथी जुड़े थे उन्होंने यही कहा कि हम कहीं किसी तरीके से आरक्षण के या बगैर आरक्षण के कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को भी ये लगता है कि जिस ओबीसी के दम पे वो 2017 में चुनाव जीत के आई, उस ओबीसी के साथ वो कोई खिलवाड़ करने के मतलब मकसद में नहीं है, और वो उस वोट बैंक को खिसकने देना नहीं चाहती है। और चूंकि सपा के साथ तो वो ओबीसी की पार्टी ही कही जाती है, तो दोनों के बीच एक तरह से ओबीसी वोट बैंक के लिए खींचातानी भी हो रही है। और इसी में आज देखेंगे तो मायावती जी की भी एंट्री हो गई है, उन्होंने भी पिछड़ा विरोधी बीजेपी को करार दिया है, और दोनों राजनीतिक पार्टियों पे यह आरोप लगाया है कि वो दोनों पार्टियों ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। तो एक तरह से नए सिरे से फिर से वही ओबीसी वोट के लिए मारामारी शुरू हो गई है, और इसी के इर्द गिर्द दोनों पार्टियों के बयान घूम रहे हैं। जी शुभम, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, ओबीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है, एसटी एससी का मुद्दा जो है वो उठाया जा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि निकाय चुनाव में कोई भी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन फिर भी जो निकाय चुनाव होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंस कैसे है कि जो समय आते ही सारी पार्टियां, किसी ने जहमत नहीं उठाई, लोगों ने, आम जनता ने शिकायत की हाई कोर्ट में कि आरक्षण का ये मामला उठाया, और जैसे ही हाई कोर्ट का ये फैसला आया वैसे ही सारी पार्टियां जो हैं वो एक तरीके से मुद्दा भुनाने में लग गई। तो आपको क्या लगता है निकाय चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए? निकाय चुनाव को आप देखेंगे तो लगभग ज्यादातर चुनाव वही होते हैं जो निकाय चुनाव या उपचुनाव को लगभग एक ही पैमाने में देख सकते हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है लगभग उसी के अनुरूप सारी स्थितियां होती है। लेकिन पिछली बार ये हुआ कि कहीं ना कहीं बीजेपी निकाय चुनाव में पिछड़ती नजर आई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बार जो चुनाव होंगे वो सब सिंबल पे होंगे, क्योंकि हरियाणा में देखिए जो चुनाव हुए वो बीजेपी या तमाम उसके जो संगठन थे वो कहीं ना कहीं अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी बड़ी बात ये आती है कि निकाय चुनाव से एक तरह का वो सारी पार्टियों को ये लगता है कि उस चुनाव से उनका एक माहौल समझ में आता है, उसमें हर एक वर्ग शामिल होता है, छोटे से छोटे चुनाव, जबकि बड़े चुनाव में आप देखेंगे तो वोट फीसदी कम रहता है, लेकिन वही निकाय चुनाव में आप चली जाएंगी तो वोट फीसद ज्यादा बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से एक उनके लिए माहौल भी बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद इस निकाय चुनाव के बाद यूपी में कोई चुनाव नहीं है, सीधा 2024 का चुनाव है। तो इस तरीके से बीजेपी भी सोचती है कि इस चुनाव को जीत के वो यूपी में फिर से अपनी पुरानी जो प्रचंड जीत है उसको वो फिर से ला पाए और 24 की तरफ बढ़े, क्योंकि यदि वो यूपी में फिर से उस बड़े बहुमत को नहीं छूती है फिर दिल्ली का रास्ता उसके लिए मुश्किल होता जाएगा। तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि वो इस चुनाव को जीते और इसके तरफ बढ़े। दूसरी तरफ सपा की तरफ चली जाएंगी तो सपा अभी तक लगातार हार का सामना कर रही है। पिछली बार उसने एक महागठबंधन और बहुत बड़ा सामाजिक गठजोड़ किया जिसमें कि मायावती और आरएलडी और
सपा, ये तीनों पार्टियां थी। लेकिन इसके गठजोड़ के सामने जो बीजेपी का नया गठजोड़ हुआ वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, तो बीजेपी चुनाव जीत गई। तो ये 24 का जो चुनाव होगा कहीं ना कहीं जो तमाम यूपी के क्षत्रप हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो सुहेलदेव समाज पार्टी हो, इन तमाम दलों के लिए ये कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई है। लगातार हार से आप देखेंगे कि राजनीति में जितने भी मतलब संगठन है लगातार हारते जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चुनावी तौर पे हाशिए पे चले जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक भुनाने की कोशिश है और इसको जीत के वो फिर अगले 24 के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की भी तैयारी है। इसीलिए इस मायावती या तमाम लोगों की इसमें एंट्री हुई है। शुभम, जिस तरीके से मायावती ने आज बैठक की है अपने जिला अध्यक्षों के साथ, उन्होंने एक मुद्दा उठाया आरक्षण का। पहले वो कभी भी आज के समय इलेक्शन देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में भी वो बीजेपी सरकार पर इतनी हमलावर नहीं थी जिसके लिए जानी जाती हैं। बसपा सुप्रीमो ये जानी जाती हैं अपने बयानबाजी के लिए, अपने विपक्ष पर हमला करने के लिए। लेकिन इस बार का मामला उलट है। भले ही चुनाव निकाय के आने वाले हों, लेकिन सपा एक तरीके से ओबीसी का मुद्दा उठा रही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरे साल वो यही कर रही है, पूरा बीजेपी सरकार पर हमला कर रही है। लेकिन ये नई चीज देखने को मिली बसपा सुप्रीमो की, निकाय चुनाव आते ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि उनका इस तरीके से सामने आना, बैठक करना, फिर निशाना साधना लोगों पर, क्या नजर आ रहा है आपको यूपी में उनकी भूमिका जो है? अभी आप देखेंगे तो लगभग मायावती का कार्यकाल पहले तो ठीक था। 90 से पहले जो नया गठजोड़ बना, काशीराम जी उसके संचालक हुआ करते थे, तो वहां से बहुजन थोड़ा उठते उठते 2007 के बाद से बहुजन की असल कहानी शुरू होती है। 2007 में बहुजन सत्ता बनाती है यूपी में, और वो एक नया गठजोड़, उसका भी सोशल इंजीनियरिंग रहता है जिसमें ब्राह्मण और दलितों का वो गठजोड़ बनाती है और सत्ता की तरफ बढ़ती है और वो चुनाव जीतती है। लेकिन वही 2012 के जो चुनाव होते हैं, जहां से अखिलेश यादव यूपी में आते हैं, वहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है और लगातार वो चुनाव हारती चली जाती है। कहीं ना कहीं वो 2012 के चुनाव होते हैं, हार जाते हैं। इसके बाद तमाम वो बड़े नेता जो बहुजन राजनीति के ध्रुवी में थे, वो सारे नेता कहीं ना कहीं धीरे धीरे भाजपा के साथ चले जाते हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो। तमाम वो नेता जो बहुजन राजनीति को खड़ा किए थे, बहुजन आंदोलन को खड़ा किए थे, वो तमाम नेता बीजेपी में चले जाते हैं। इस तरीके जो 2017 का चुनाव होता है, वो पार्टी जो दलितों की सबसे बड़ी पार्टी है, वो पार्टी जो 2007 से 2012 तक कहा जाता था कि वो दलित प्रधानमंत्री के तौर पे दावेदारी कर रही है, वो पार्टी और उसका वोट बैंक खिसकते 20% से नीचे आ जाता है। और ये कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता कम होना भी है। 12 के बाद देखेंगे लगातार वो दलित आंदोलन में कहीं नहीं गई, दलितों की आवाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस वजह से, और एक दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण निकले जिन्होंने दलितों के लिए लगातार आवाज उठाई, लगातार आंदोलन किए, तमाम दलितों पे वो उत्पीड़न हुए, लेकिन वो चुप रही, वो एक ट्वीट तक सीमित रह गई और वो बाहर नहीं आई। और चुनाव आते ही आते वो बैठक करती हैं, लेकिन वो बैठक कहीं ना कहीं वोटों में नहीं बदलता है। और इसी तरीके से बीएसपी लगातार उसके वोट फीसदी में गिरावट होता गया और आज उसके सामने ये स्थितियां हैं कि लोग मानने लगे हैं कि वो उसकी हालत भी वही कांग्रेस की तरह हो जाएगी, जो कि एक एक सीटों के लिए यूपी में घूम रही है। तो कहीं ना कहीं बहुजन के लिए ये रैली कर रही है, लेकिन यदि इसी तरीके से वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं होती हैं, तो बहुजन का कहीं ना कहीं अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस का आज यूपी में अस्तित्व है। शुभम, जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने के आरोप लगा रही हैं विपक्षी पार्टियां, चाहे सपा हो बसपा हो, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसी भी पार्टी, किसी भी वर्ग का आरक्षण कम करना है या ज्यादा करना है, इसके लिए लोकसभा बनी हुई है, वहां पे बिल पेश होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि लोगों के हितों का हनन हो रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। तो ऐसे बार बार ये आरोप क्यों लगाए जाते हैं सभी पार्टियों, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, कि जो सरकार है, जो भी सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, वो हितों को अनदेखी कर रहा है या उनके हितों को खत्म करने की बात कर रहा है? असल बात यह है कि जो तमाम विपक्षी दल हैं, वो आरक्षण पे कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, या बीजेपी पे ये आरोप लगाते हैं। वो तो आरक्षण धीरे धीरे राजनीतिक मसला बनता चला गया। अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं
वो कहीं ना कहीं आरक्षण को राजनीतिक लाभ के तले मतलब दबाती चली आई हैं। वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो आरक्षण का पूरा पेच फंसा हुआ है वो पंचायत चुनाव को लेकर फंसा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह आती है कि कोविड की वजह से जनसंख्या नहीं हुई और निकाय चुनाव का पूरा जो आरक्षण का मतलब तरीका है वो जनसंख्या पे आधारित होता है। वो जनसंख्या में ये होता है कि जितनी प्रतिशत जिसकी जनसंख्या होगी आरक्षण उसी के हिसाब से जाएगा उसी के खाते में जी। और वो हुआ नहीं तो एक तरह से जनसंख्या भी उसके लिए सरकार या लोग मान रहे हैं कि उसकी वजह से नुकसान हुआ जी। लेकिन सरकार को पार्टियों को लगता है आरक्षण धीरे धीरे पूरी तरीके से पूरे देश में केवल राजनीतिक मुद्दा भर रह गया है। क्योंकि यदि आरक्षण के प्रति लोगों का मतलब इन सारी पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिनको लगता है कि नहीं ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म हो गया। आरक्षण खत्म कैसे हुआ? आरक्षण खत्म इसलिए हुआ है कि उसने कोर्ट ने आदेश दिया है और सरकार ये कह रही है कि नहीं हम आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, इसके बाद भी विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पार्टी और बीजेपी के पास तो स्वाभाविक तौर पे वो मतलब दिखाने के लिए वो कह देती है कि सरकार केवल विपक्ष केवल इसको मुद्दा बना के और इसका लाभ लेना चाहता है और हमें मतलब बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके का बयानबाजी लगातार जारी है। शुभम, जिस तरीके से लगातार जो है वो ये कहा जा रहा है कि आरक्षण का मुद्दा उठाया, खास बात यह है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसमें बहन को मायावती जो हैं वो भी कूद पड़ी हैं इस लड़ाई में और वो तो यहाँ तक दावा कर रही है कि ST/SC जो आरक्षण उसको भी सरकार बैकडोर से खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उठाया क्यों जाता है? आंदोलन किया जाए, अगर ऐसा कुछ है तो सभी राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा हों, जनता की आवाज बने। लेकिन जब भी इलेक्शन का समय आता है तभी आरक्षण का मुद्दा उठता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरक्षण ओबीसी जो वर्ग है उसका वोट बैंक ज्यादा है, इसकी वजह से ये बार बार लोगों को डर दिखाया जाता है कि आरक्षण जो है वो खत्म होने वाला है और हम आपके ज्यादा हितैषी हैं। वोट बैंक की राजनीति नजर नहीं आती आपको? ये वोट बैंक की आरक्षण के पीछे पूरी मतलब वोट बैंक की राजनीति है। ओबीसी वर्ग के बारे में थोड़ा सा आप पीछे चली जाएंगी तो आपको नजर आएगा अनुसूचित जाति जो एसी वर्ग है और ओबीसी वर्ग के आरक्षण का जो दोनों फार्मूला है वो कहीं ना कहीं सपा और या तमाम वो पार्टियां हैं उनके लिए कहीं ना कहीं नहीं है। संविधान में सबसे बड़ी बात यह है कि जो SC/ST का आरक्षण है वो संवैधानिक है, जबकि ओबीसी का जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं सरकार और जो अलग से 90 के दशक का जोड़ा गया है और आरक्षण मंडल कमंडल से ही निकली हुई है सारी पार्टियां हैं जो आज कहीं ना कहीं हो हल्ला मचा रही हैं। और दूसरी बड़ी बात ओबीसी को आती है तो ओबीसी ही वो वर्ग है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता में लाया। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े चेहरे थे और उन्हीं के आश्रय पहली बार चुनाव जीता गया। लेकिन हालांकि बाद में वो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्षियों को यह मौका मिल गया कि सरकार ओबीसी का केवल वोट लेती है और सत्ता में भागीदारी नहीं देती है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से वो खेल आरक्षण की तरफ चला गया और आरक्षण का जो मामला अभी आया है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक ही मामला है। यदि कोर्ट इसमें दुरुस्त कर देती है फिर सरकार क्या करेगी? यदि सुप्रीम कोर्ट इनके मन मुताबिक फैसले नहीं देता है फिर सरकार ओबीसी आरक्षण की तरफ किस तरीके से बढ़ेगी? ये बड़ा सवाल है और इसके लिए जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है इसके लिए कुछ पता अभी चल नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बातचीत करने के लिए। पक्ष विपक्ष की जो लड़ाई है आरक्षण को लेकर ये कहां तक जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है इस मुद्दे पर। मेरे साथ चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।